साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मंडे की स्पेशल क्लास स्टैटिक जीके टॉप 25 सीधे लक्ष्य पर निशाना। यानी कि इसमें स्टैटिक जीके के ऐसे प्रश्नों को यहाँ पर सॉल्व कराया जाएगा जो अभी तक एग्जाम्स में आते रहे हैं, किसी न किसी बोर्ड के फेवरेट हैं। जैसे आपकी व्यापम की बात कर लेते हैं, एनटीपीसी, एसएससी, इन सभी एग्जाम्स में जो प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं, ऐसे प्रश्न हम आपके लिए लेकर के आए हैं। टॉप 25 प्रश्न होंगे। आपने इन प्रश्नों को पहले भी देखा होगा, तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि 25 में से आपके कितने प्रश्न सही निकले हैं। और हर एक प्रश्न के बारे में कुछ अतिरिक्त जानकारी भी आपको देते चलेंगे, जिससे अगर उससे रिलेटेड कोई अन्य प्रश्न भी आपकी परीक्षा में देखने को मिलता है तो आप उसे भी बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आप सभी के लिए यह प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरुआत करते हैं, देखते हैं पहला प्रश्न। देखिए, तो पहला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट करके कब आए थे? 9 जनवरी 1920, 9 जनवरी 1915, 6 जनवरी 1920 या फिर 10 जनवरी 1919। चलिए आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर है बी, यानी कि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी अफ्रीका से लौट करके भारत आए थे। ठीक है, और इस दिन को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो पूछा जा सकता है कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 जनवरी 1915 को जो गांधी जी भारत लौट करके आए थे, उसी के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। महात्मा गांधी के बारे में आपको बता दूं तो महात्मा गांधी जी द्वारा भारत में पहला आंदोलन कौन सा था? तो भारत में पहला आंदोलन चंपारण सत्याग्रह था, जो 1917 में किया गया था। यह महात्मा गांधी द्वारा किया गया भारत में पहला आंदोलन था। कई बार यह प्रश्न परीक्षाओं में पूछा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न, इनमें से किस कर को, किस टैक्स को 1 पॉइंट टैक्स के रूप में जाना जाता है? सेवा कर, जीएसटी, निगम कर या फिर इनमें से कोई नहीं? चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि जीएसटी को, गुड्स एंड सर्विस टैक्स को जो है 1 पॉइंट टैक्स के रूप में जाना जाता है। कुछ जानकारी आपको देते हैं। तो देखिए, तो जीएसटी को 1 पॉइंट टैक्स के रूप में जाना जाता है। यह एक कर मंजिल आधारित कर होता है, यानी मंजिल आधारित, एक बार ही आपको जमा करना होता है। ठीक है ना, और आप नहीं जमा करते, ये अपने आप ही कट जाता है। जैसे आप कोई सामान खरीदने गए तो अपने आप ही वो जीएसटी वहाँ पर कट हो जाता है। ठीक है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? एक अप्रत्यक्ष कर है। ऐसा कर जिसे हम खुद जमा करने जाएं तो वो प्रत्यक्ष कर होता है। ऐसा कर जिसको अपने आप ही काट लिया जाए वो यहाँ पर अप्रत्यक्ष कर कहा जाता है। ठीक है, ठीक है, इसको लागू करने के लिए 101वां संविधान संशोधन हुआ था। ये आपको जरूर याद रखना है। 101वां संविधान संशोधन जीएसटी को लागू करने के लिए हुआ था, और प्रतिवर्ष 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाया जाता है। ये भी आपको साथ में ही याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्राप्त विकास दर क्या थी? सर, हम 11वीं पंचवर्षीय योजना ही क्यों पढ़ रहे हैं? योजनाएं तो बहुत सारी थी, तो वो भी हम आपको बताएंगे। ऑप्शन ए है 7.90, ऑप्शन बी है 8%, ऑप्शन सी है 7%, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर देखें। सही आंसर है ए, यानी कि 7.90% जो है वो 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हमारी प्राप्त विकास दर थी। देखिए, तो 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान लक्ष्य 8% का रखा गया था, लेकिन 7.9% ही प्राप्त किया जा सका, जो कि अब तक की सबसे अधिक प्राप्त विकास दर थी। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि सबसे अधिक प्राप्त विकास दर कौन सी योजना की थी? तो याद रखिए, 11वीं पंचवर्षीय योजना में हमें सबसे अधिक जो है विकास दर की प्राप्ति की थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। दिल्ली में बना कुतुब मीनार दुनिया का सबसे ऊंचा ईंट का मीनार है। इनमें से कौन से सुल्तान ने इसके निर्माण में कोई योगदान नहीं दिया था? फिरोज शाह तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी या फिर इल्तुतमिश? थोड़ा सा यहाँ पर कॉम्पिटिटिव प्रश्न है। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है सी, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ने इसमें कोई योगदान नहीं दिया था। पर सर, हमने तो सुना कि और कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही इसको बनाया था और इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। फिर फिरोज शाह तुगलक का क्या लेना देना है? तो आइए बताते हैं फिरोज शाह तुगलक का कुतुब मीनार से क्या लेना देना है। तो देखिए, कुतुब मीनार को जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कुतुब मीनार की नींव रखी गई थी। इल्तुतमिश के द्वारा इसका निर्माण कार्य पूरा करवाया गया था, सबको पता है। तो फिरोज शाह तुगलक के समय क्या हुआ? इस पर आसमानी बिजली गिर गई, और बिजली गिरने की वजह से जो नुकसान हुआ था, फिरोज शाह तुगलक ने उसकी भरपाई करवाई, यानी कि उसको मरम्मत करवाया, और 2 नई जो है मंजिलें कुतुब मीनार के ऊपर में बनवाई थी। तो जो 2 नई मंजिलों का निर्माण किसने करवाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। इस तरह से 3 जो है सम्राट का इसमें जो है योगदान है। किसका? फिरोज शाह तुगलक का, कुतुबुद्दीन ऐबक का और इल्तुतमिश का। बाकी अलाउद्दीन खिलजी का इससे कोई लेना देना नहीं है। तो सर, अलाउद्दीन की खिलजी की कुछ तो मतलब विशेषता होगी। तो जो बाजार व्यवस्था है, बाजार नियंत्रण प्रणाली, वो अलाउद्दीन खिलजी की फेमस है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं।
सरोजिनी नायडू ने किस वर्ष कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? किस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है सरोजिनी नायडू के द्वारा की गई थी? कानपुर, मुंबई, बेलगांव या फिर कोलकाता? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता यहाँ पर सरोजिनी नायडू जी के द्वारा की गई थी। देखिए, तो सरोजिनी नायडू ने पहली बार कानपुर अधिवेशन 1925 में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। वे कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला भी हैं, तो इस पर स्टार पॉइंट लगा लीजिएगा। कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली प्रथम महिला कौन है? तो सरोजिनी नायडू हैं। कब बनी थी? कानपुर अधिवेशन 1925 में। और उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन है? तो वो भी कौन है? सरोजिनी नायडू जी हैं, ये आपको याद रखना है। बाकी एक अधिवेशन बार बार पूछा जाता है, गांधी जी ने कौन से अधिवेशन में भाग लिया था? तो 1924 में बेलगांव अधिवेशन में जो है गांधी जी ने यहाँ पर भाग लिया था, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट को प्रतिवर्ष कितने रुपए के भुगतान करने पर सहमत हुई थी? 82 लाख रुपए, 26 लाख रुपए, 44 लाख रुपए या फिर 68 लाख रुपए? चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि 26 लाख रुपए देने पर सहमत हुई थी बक्सर के युद्ध के बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी। देखिए, तो बक्सर के युद्ध के समापन के समय 1765 में इसका समापन हो गया। किसकी, कौन से संधि से? तो इलाहाबाद की संधि के द्वारा इसका समापन कर दिया गया। इसमें मुगल बादशाह शाह आलम को 26 लाख रुपए की पेंशन पर भेज दिया। तो शाह आलम को बोल दिया गया कि आपको 26 लाख रुपए की पेंशन दी जाएगी और अब आप पेंशन पर रहेंगे। सारे निर्णय जो है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लेगी। ठीक है, तो 26 लाख रुपए यहाँ पर भुगतान करने की बात पर सहमति हुई थी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। काकोरी षड्यंत्र किस वर्ष हुआ था? 1920 में, 1925 में, 1930 में या फिर 1935 में? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर बी, यानी कि 1925 में काकोरी षड्यंत्र हुआ था। कुछ जानकारी आपको देते हैं, तो देखिए, तो काकोरी षड्यंत्र केस 9 अगस्त 1925 को काकोरी नामक स्थान पर हुआ था, जिसमें एक ट्रेन को क्रांतिकारियों के द्वारा लूट लिया गया था। इसमें मुख्य अभियुक्त किसे बनाया गया था? तो याद रखिएगा, राम प्रसाद बिस्मिल को मुख्य अभियुक्त बनाया गया था और बाद में इन्हें फांसी दे दी गई थी। ठीक है, अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने इस डकैती का नाम बदल करके ट्रेन एक्सीडेंट कर दिया है। तो काकोरी ट्रेन एक्सीडेंट नाम दे दिया है उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी ट्रेन कांड को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस समिति में राज्यसभा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता है? लोक लेखा समिति, सार्वजनिक उपक्रम की समिति, आकलन समिति या फिर सरकार की आश्वासन समिति? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर सी है कि आकलन समिति जो होती है उसमें कोई यहाँ पर प्रतिनिधित्व नहीं होता है लोकसभा का। तो लोक लेखा और सार्वजनिक उपक्रम की बात कर लेते हैं, तो इन दोनों समितियों में 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 सदस्य तो लोकसभा से होते हैं और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। जबकि प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं और सभी के सभी सदस्य जो है वो किससे होते हैं? लोकसभा से होते हैं। तो प्राक्कलन समिति कहें या फिर आकलन समिति कहें, एक ही बात है। और इस समिति में 30 सदस्य होते हैं और 30 के 30 सदस्य जो है वो लोकसभा से होते हैं। इसमें राज्यसभा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता है, याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। तो प्राक्कलन या आकलन समिति इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 30 सदस्य होते हैं, सदस्यों की संख्या भी याद रखिएगा। माजुली द्वीप किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, बिहार, राजस्थान या फिर आसाम? आइए आंसर देखें। सही आंसर डी, यानी कि असम राज्य में माजुली द्वीप स्थित है। कुछ जानकारी आपको देते हैं। तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो वो माजुली द्वीप है। याद रखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा अगर द्वीप पूछें तो वो ग्रीनलैंड है, लेकिन अगर नदी द्वीप लगा हुआ आ रहा है तो याद रखिएगा नदी द्वीप कौन है? तो नदी द्वीप माजुली है। ठीक है, यह असम में जो है ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। और विश्व का सबसे छोटा जो नदी द्वीप है वो भी आपका असम राज्य में स्थित है, उसका नाम है उमानंद। ठीक है, तो दोनों प्रश्न आपके यहाँ पर क्लियर हो गए। 3 प्रश्न क्लियर हो गए एक ही प्रश्न में। सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड, सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली, सबसे छोटा नदी द्वीप उमानंद। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। 2011 जनगणना के जनगणना आयुक्त कौन थे? अशोक लवासा, सी चंद्रमौली, भास्कर चौबे या फिर रघु सहाय? आंसर देख लें। सही आंसर है बी, यानी कि सी चंद्रमौली साहब जो थे वो 2011 के जनगणना आयुक्त थे। देखिए, तो 2011 की जनगणना आयुक्त चंद्रमौली साहब थे। टैगलाइन क्या थी? टैगलाइन पूछी गई यहाँ पर एनटीपीसी में। तो आवर सेंसस आवर फ्यूचर जो है वो 2011 की टैगलाइन रही है। याद रखिएगा, 2011 की जो जनगणना हुई थी उसकी टैगलाइन थी आवर सेंसस आवर फ्यूचर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस झील को कश्मीर में गहना के रूप में जाना जाता है? कश्मीर के मुकुट में गहने के रूप में किस झील को जाना जाता है? ऑप्शन ए है वुलर झील, ऑप्शन बी है मानसरोवर झील, ऑप्शन सी है डल झील और ऑप्शन नंबर डी है शेषनाग झील। चलिए आंसर देख लें।
सही आंसर है सी, यानी कि डल झील को कश्मीर के मुकुट में गहना के रूप में जाना जाता है। देखिए, तो डल झील को कश्मीर के मुकुट में गहना या फिर श्रीनगर के गहना के रूप में जाना जाता है। यह एक ताजे पानी की झील है और यह पर्यटकों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र रहती है। कौन सी? डल झील। ठीक है, यहाँ पर शिकारा होता है, मतलब कि जो है नाव पर यहाँ पर लोगों को घुमाया जाता है। ठीक है, पर्यटन का प्रमुख केंद्र है डल झील जम्मू कश्मीर के लिए। ठीक है, जम्मू कश्मीर में केसर का उत्पादन होता है, ये भी आपको याद रखना है। दाशिंगम राष्ट्रीय उद्यान जो है वो भी आपका जम्मू कश्मीर में ही स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और जो हंगुल होता है वो यहाँ का राजकीय पशु है। देखिए, सबरीमाला मंदिर जो अभी हाल ही में चर्चा में रहा है, किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल या फिर कर्नाटक? आंसर की बात करें, सही आंसर है सी, यानी कि केरल राज्य में सबरीमाला मंदिर स्थित है। देखिए, तो सबरीमाला मंदिर केरल राज्य में स्थित है। अभी हाल ही में इस मंदिर में महिलाओं के जाने पर रोक लगा दी गई थी, जिसे बाद में हाई कोर्ट के द्वारा हटा दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर रोक लगा दी गई थी कि महिलाएं इस मंदिर में प्रवेश नहीं करेंगी, लेकिन बाद में हाई कोर्ट के द्वारा इस रोक को हटा दिया गया। अब महिलाएं भी सबरीमाला मंदिर में जा सकती हैं। यह मंदिर भगवान अयप्पा को संबंधित है। यह प्रश्न पूछा गया था व्यापम में कि जो सबरीमाला मंदिर है वो किसको समर्पित है? याद रखिएगा, लॉर्ड अयप्पा को समर्पित है सबरीमाला मंदिर, जो कि केरल राज्य में स्थित है। केरल की एक परियोजना बहुत ज़्यादा फेमस रही है, वन स्कूल वन IAS परियोजना किसकी है? तो याद रखिएगा, केरल राज्य की परियोजना है वन स्कूल वन IAS परियोजना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। मैथिली सेतु पुल भारत और किस राज्य के बीच में स्थित है? बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल या फिर अफगानिस्तान? आंसर देख लें, सही आंसर है ए, यानी कि भारत और बांग्लादेश के बीच में मैथिली सेतु पुल स्थित है। देखिए, तो मैथिली नहीं, यहाँ पर मैत्री है, याद रखिएगा। मैत्री सेतु पुल भारत और बांग्लादेश के बीच में स्थित है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, याद रखिएगा, यहाँ पर मैथिली सेतु नहीं है, मैत्री सेतु है। तो मैत्री सेतु पुल जो है भारत और बांग्लादेश के बीच में स्थित है। यह पुल फेनी नदी पर स्थित है। तो याद रखिए, किस नदी पर? तो फेनी नदी पर मैत्री सेतु पुल स्थित है, जिसके द्वारा भारत और बांग्लादेश को जोड़ा गया है। 9 मार्च 2021 को PM नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। तो करंट का भी प्रश्न है, मैत्री सेतु पुल भारत और बांग्लादेश के बीच में स्थित है। 3 बीघा कॉरिडोर पूछा जाता है, 3 बीघा कॉरिडोर किस किस के बीच में स्थित है? तो ये भी भारत और बांग्लादेश के बीच में स्थित है, 3 बीघा कॉरिडोर। ठीक है, मैत्री शक्ति युद्ध अभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच में होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेबी की स्थापना कब की गई थी? 1992, 1982, 1972 या फिर 1935? वीडियो पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक कर दीजिए मेरे दोस्त, और लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि ये प्रश्न आपको कैसे लगे और आपके 25 में से कितने नंबर आए हैं। देखिए, आंसर की बात करें, सही आंसर है ए, यानी कि 1992 में सेबी की स्थापना की गई थी। देखिए कुछ जानकारी, तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये सेबी की फुल फॉर्म हो जाती है। इसकी स्थापना 1992 में की गई थी। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो याद रखिएगा, अजय त्यागी साहब जो है वर्तमान में अध्यक्ष हैं। मुख्यालय इसका मुंबई में है, सेबी का, याद रखिएगा, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जादूगोड़ा का संबंध किस खनिज से? देखिए, खनिजों से प्रश्न लगातार पूछे जाते हैं। UP-SSC PET में पूछा था कि जो खेतड़ी की, जो राजस्थान की खेतड़ी जो आपकी खदानें हैं, उनका संबंध किससे है? तो तांबे से था। और यह प्रश्न भी आपके NTPC में पूछा गया था कि जादूगोड़ा का संबंध किस खनिज से है? तो यूरेनियम, प्लूटोनियम, सोना या फिर मैग्नीज? आंसर की बात करें, सही आंसर है ए, यानी कि यूरेनियम से संबंधित है जादूगोड़ा। ठीक है, तो जादूगोड़ा की खदानें यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध हैं। ये खदानें झारखंड की बेतला नामक स्थान पर स्थित है। तो पूछा जा सकता है कि यूरेनियम की जादूगोड़ा खानें कहाँ पर पाई जाती हैं? तो झारखंड के बेतला नामक स्थान पर पाई जाती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। बोकारो लौह इस्पात उद्योग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना या फिर चतुर्थ पंचवर्षीय योजना? आंसर देख लें, सही आंसर है सी, यानी कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान बोकारो लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी। तो बोकारो लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी। बोकारो लौह इस्पात संयंत्र को रूस के सहयोग से बनाया गया था। तो दो जो लौह इस्पात संयंत्र, जैसे कि पहला तो हो गया बोकारो और दूसरा हो गया आपका बोरुस और भीरुस, ऐसे आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो पहला बोकारो हो गया और दूसरा आपका भी से कुछ है, वो अभी मतलब माइंड में नहीं आ रहा। चलिए जब आएगा तो आपको बता देंगे। ठीक है, बोकारो जो है वो आपका झारखंड में स्थित है, ये आपको याद रखना। हाँ, तो भिलाई, भी से भिलाई है, तो भिलाई जो है वो भी आपका रूस के सहयोग से बनाया गया है। तो बोरुस और भीरुस से याद रखना है। बोरुस माने बो से हो गया बोकारो, रूस से हो गया रूस। ठीक है, भी से हो गया भिलाई और रूस से हो गया रूस। तो बोरुस और भीरुस जो है वो आपका रूस के सहयोग से बनाए गए हैं। बोकारो कहाँ पर है? झारखंड में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई थी? चलैया समिति, शिवरमन समिति, राजशेखर समिति या फिर सरकारीय आयोग? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि शिवरमन समिति की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना की गई थी। देखिए कुछ जानकारी, तो नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई थी। इसकी स्थापना शिवरमन समिति की सिफारिश पर की गई थी। नाबार्ड के वर्तमान अध्यक्ष पूछे जाते हैं, तो गोविंद चिंतालू जो हैं वर्तमान में नाबार्ड के अध्यक्ष हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब नाबार्ड का काम क्या होता है? जो काम RBI का जो अपनी बैंकों के लिए होता है, जैसे SBI
और इन लोगों के लिए होता है, वही काम नाबार्ड का आरआरबी यानी कि रूरल रीजनल बैंक जो होती हैं, ग्रामीण क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, उनके लिए जो है रेगुलेशन का काम जो है वो नाबार्ड के द्वारा किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, इनमें से कौन सा कर जो है वो एक अप्रत्यक्ष कर है? आयकर, निगम कर, जीएसटी या फिर ये सभी? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है सी, यानी कि जो जीएसटी है वो एक अप्रत्यक्ष कर है। हमने आपको बताया अप्रत्यक्ष कर क्या होता है, अपने आप ही काट लिया जाता है, आपको जो कर है वो जमा करने नहीं जाना पड़ता है। तो जीएसटी का पूर्ण रूप होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, या वस्तुओं की आपूर्ति पर लगाया जाता है। और जीएसटी के लिए 101वां संविधान संशोधन किया गया था। देखिए, संविधान संशोधन कई बार परीक्षाओं में पूछा गया, इसलिए हम आपको बार बार रिवाइज करा दे रहे हैं। 101वां संविधान संशोधन जीएसटी को लागू करने के लिए लाया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कॉफ़ी के बागानों को ब्राज़ील में क्या कहा जाता है? फेजेंडा, पंपास, सल्वास या फिर इनमें से कोई नहीं? आंसर देखें, सही आंसर है ए, यानी कि फेजेंडा कहा जाता है कॉफ़ी के बागानों को ब्राज़ील में। तो कॉफ़ी के बागानों को ब्राज़ील में फेजेंडा कहा जाता है। कॉफ़ी के उत्पादन में पहले स्थान पर कौन है? तो ब्राज़ील जो है कॉफ़ी के उत्पादन में पहले स्थान पर है। साओ पोलो जो है उसे कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, कॉफ़ी बंदरगाह किसे कहा जाता है? साओ पोलो को कहा जाता है। भारत में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी कहाँ पर होती है? तो ये भी आपको याद रखना है, कर्नाटक राज्य में भारत में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन होता है। स्पेशली चिकमंगलूर जिला एक है कर्नाटक में, वहाँ पर सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन होता है। अब वहाँ पर एक मसाला प्लांट भी लगाया गया है, तो मसालों का उत्पादन भी वहाँ पर होने लगा है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस पुस्तक का संबंध मैथिली शरण गुप्त से नहीं है? भारत भारती, पंचवटी, यशोधरा या फिर हुंकार? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है डी, यानी कि जो हुंकार पुस्तक है वो मैथिली शरण गुप्त जी की नहीं है। बाकी तीनों पुस्तकें मैथिली शरण गुप्त की हैं। तो हुंकार किसकी है? तो रामधारी सिंह दिनकर जी की पुस्तक का नाम हुंकार है। और मैथिली शरण गुप्त को याद रखिएगा एक भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है। तो ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया कि एक भारतीय आत्मा के रूप में किसे जाना जाता है? तो मैथिली शरण गुप्त को एक भारतीय आत्मा के रूप में जाना जाता है। भारत भारती, पंचवटी, यशोधरा ये उनकी किताबों की नाम है, उनकी रचनाएं हैं। ठीक है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के वास्तुकार कौन है? ली कॉर्बूसियर, राम सुधीर, लुटियंस या फिर चिरंजीवी? आइए आंसर देखें। सही आंसर है बी, यानी कि जो राम सुधीर हैं वो यहाँ पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के वास्तुकार है। देखिए, तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है। यह गुजरात के केवड़िया नामक स्थान पर स्थित है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 182 मीटर की ऊंचाई है, जिसे राम सुधीर जी ने बनाया है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसकी मूर्ति है ये आपको पता ही होगा, भीमराव अंबेडकर, नहीं सॉरी माफ़ कीजिएगा, वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति है, जिन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से बाहर कर दिया गया? 89वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन या फिर 104वां संविधान संशोधन? आइए देखते हैं। सही आंसर सी, यानी कि 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो आपका ये संपत्ति का अधिकार था उसे मौलिक अधिकार से बाहर कर दिया गया। देखिए, मौलिक अधिकारों का वर्णन भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक में किया गया है। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। सर याद कैसे रखेंगे? तो 44 में कितना आ रहा है? 4 और 4 आ रहा है। 4 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और 1978 के लास्ट में भी 8 आ रहा है। तो ऐसे आपको याद रखना है कि 44वां संविधान संशोधन 1978 में मोरारजी देसाई के द्वारा किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल औरंगाबाद के महाराष्ट्र में स्थित है? हुमायूं का मकबरा, बीवी का मकबरा, रानी की बाव या फिर पंचमहल? आंसर देखें। सही आंसर है बी, यानी कि बीवी का मकबरा जो है वो औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। देखिए, किसने बनवाया था? तो बीवी का मकबरा औरंगजेब ने बनवाया था। यह औरंगाबाद में स्थित है। इसे ताजमहल की फूहड़ नकल कहा जाता है। एमपी पुलिस में एक बार प्रश्न पूछा गया था कि ताजमहल की फूहड़ नकल इनमें से किसे कहा जाता है? सही आंसर था बीवी का मकबरा, जिसे ताजमहल की फूहड़ नकल या फिर काला ताजमहल भी कहा जाता है। ठीक है, देखिए, एमपी पुलिस का जिन लोगों ने भी फॉर्म भरा है, तैयारियां शुरू कर दीजिए। आपकी एग्जाम डेट आ गई है, 15 अक्टूबर को आपका एग्जाम होने वाला है जहां तक है। ठीक है, 10 अक्टूबर तक आपके एडमिट कार्ड भी आ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। फाइबर ऑप्टिक्स का जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ, विंटसर्फ, नरेंद्र कपानी या फिर मार्टिन कूपर? आइए आंसर देखते हैं। करंट से रिलेटेड ये प्रश्न है। सही आंसर है सी, नरेंद्र कपानी को जो है फाइबर ऑप्टिक्स का जनक कहा जाता है। तो देखिए, नरेंद्र सिंह कपानी को फाइबर ऑप्टिक्स का जनक कहा जाता है। इन्हें 2021 में पद्म विभूषण दिया गया, इसलिए ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। 2021 में पद्म विभूषण नरेंद्र कपानी को दिया गया और इन्होंने फाइबर ऑप्टिक्स की जो है खोज की थी। फाइबर ऑप्टिक्स पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। यह भी प्रश्न कई बार साइंस के प्रश्न मतलब एग्जाम में जो है साइंस के जो चैप्टर में बनाया कि जो आपका फाइबर ऑप्टिक्स है किस पर कार्य करता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर, टोटल रिफ्लेक्शन पर कार्य करता है। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन TIR पर काम करता है। ठीक है, नरेंद्र कपानी ने इसको
बनाया था। साइखोम मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता है, वे किस राज्य के निवासी हैं? आसाम, मणिपुर, मेघालय, उत्तराखंड। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि मणिपुर राज्य की निवासी हैं साइखोम मीराबाई चानू, जिन्होंने अभी हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में जो है यहाँ पर सिल्वर मेडल जीता है। मीराबाई चानू भारत के मणिपुर राज्य की निवासी हैं। अभी हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने भारोत्तोलन में रजत पदक जीता। राष्ट्रमंडल गोल्ड कोस्ट में ये स्वर्ण पदक भी जीत चुकी हैं, ये भी आपको याद रखना है। मणिपुर की राजधानी बात कर लेते हैं तो इम्फाल जो है वो मणिपुर की राजधानी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो ये आपके टॉप 25 प्रश्न थे जो लगातार परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं और आगामी परीक्षाओं में आने की संभावना है। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि आपके कितने नंबर आए हैं और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए कल के प्रश्न की उत्तर की बात कर लेते हैं। हमने आपसे पूछा था इकोनॉमिकल कैपिटल ऑफ एमपी का क्या है? मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी क्या है? सही आंसर है इंदौर। किस किसने आंसर दिया, आइए देखते हैं। राहुल मालवीय ने बिल्कुल सही जानकारी दी है। राधेश्याम शुक्ला नाइस्ट्री का है, बहुत धन्यवाद आपको। और राधेश्याम शुक्ला जी का आज बर्थडे भी है, तो हैप्पी बर्थडे आपको। उसके बाद में सचिन पारा सर, इन्होंने इंदौर बताया है। पुरुषोत्तम परमार ने हैप्पी टीचर्स डे कहा है, धन्यवाद आपका पुरुषोत्तम परमार जी। उसके बाद पुरुषोत्तम परमार ने आंसर भी इंदौर दिया है। उसके बाद में प्रीति बंसीवाल ने इंदौर बताया है। उसके बाद में शिल्पा वानखेड़े ने भी इंदौर बताया है। उसके बाद में प्रीति बंसीवाल ने टीचर्स डे भी विश किया है। जिसने भी टीचर्स डे विश किया है उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी को टीचर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। उसके बाद में सेवक वर्मा ने बिल्कुल सही बताया, काफ़ी जानकारी भी इन्होंने दी है। सुनील कुशवाहा ने इंदौर बताया है। रूबी गिरी ने इंदौर बताया है। क्यूट माही ने हैप्पी टीचर्स डे कहा है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। धर्मेंद्र सूर्या ने टीचर्स डे विश किया है और आंसर भी दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। स्पेशली धर्मेंद्र सूर्या जी के ही कहने पर जो है स्टैटिक जीके की ये क्लास हम लेकर के आए हैं। काफ़ी समय से धर्मेंद्र सूर्या जी कह रहे थे कि सर स्टैटिक जीके की क्लास लेकर के आइए, तो हम टॉप 25 क्लास लेकर के आ गए हैं। धर्मेंद्र सूर्या जी, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए जिसका नाम इसमें आ रहा है कम से कम वो लोग तो शेयर कर ही सकते हैं ना मेरे भाई, अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिए। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं सौम्या रजक, इन्होंने भी बहुत अच्छी जानकारी दी है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उसके बाद में धर्मेंद्र सूर्या जी हो गए। उसके बाद में पूजा दांगी ने बिल्कुल बहुत जानकारी दी है, धन्यवाद। उसके बाद में कॉम्पिटेटिव स्टडी वर्ल्ड ने बेस्ट वीडियो कहा है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उसके बाद में टैग भिंडिया ने यहाँ पर नाइस कंटेंट कहा है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के लिए। आइए देखते हैं कौन सा प्रश्न है जिसे आज आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। देखिए, तो आज का प्रश्न है मध्य प्रदेश में कुंभ मेले का आयोजन किस नदी के किनारे होता है? जैसा कि आपको पता है कुंभ मेले का आयोजन काफ़ी जगह पर किया जाता है, इलाहाबाद में किया जाता है, नासिक में किया जाता है, मध्य प्रदेश में भी किया जाता है। तो मध्य प्रदेश में किस जगह पर किया जाता है, किस नदी किनारे किया जाता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। चलिए बता हम आपको देते हैं कि किस मतलब कि शहर में किया जाता है। तो उज्जैन में किया जाता है कुंभ मेले का आयोजन मध्य प्रदेश में। अब किस नदी के किनारे किया जाता है ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ठीक है, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिए। जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।